आज हम लोग बात करेंगे माइकलसन इंटरफेरोमीटर के बारे में। आप लोग सुने हो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट, बहुत ही हिस्ट्री में, फिजिक्स के हिस्ट्री में ये एक बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट है जो कि माइकलसन और मोरले इन्होंने डिवाइस किया था ये एक्सपेरिमेंट। और इसका रिजल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नेगेटिव रिजल्ट है, लेकिन इस नेगेटिव रिजल्ट का भी व्याख्या करने का बहुत सारा साइंटिस्ट लोग प्रयास किए, लेकिन फाइनली हम लोग देखें जो यही माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट से उसका नेगेटिव रिजल्ट को जिस ढंग से एनालिसिस किया गया उससे हम लोग को पता चला ईथर नहीं होता है। ये पहला चीज, ईथर मीडियम पहले समझा जाता था होता है बोल के, ये नहीं होता पता चला। और दूसरा है जो वेलोसिटी ऑफ लाइट, वो गैलीलियन रिलेटिविटी का जो प्रिंसिपल उसको फॉलो नहीं करता। वेलोसिटी ऑफ लाइट दिस इज एब्सोल्यूट कांस्टेंट इन वैक्यूम, दिस डज नॉट डिपेंड अपॉन द मोशन ऑफ सोर्स ऑन ऑब्जर्वर। तो ये एक्सपेरिमेंट जो हम लोग देखे थे माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट, उसके लिए ये इंस्ट्रूमेंट को बनाया गया था जिसको माइकलसन इंटरफेरोमीटर का नाम हम लोग देते हैं। तो ये एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। इस इंस्ट्रूमेंट में हम लोग इंटरफेरेंस का जो एक्सपेरिमेंट है वो हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। इसके पहले हम लोग देखे थे न्यूटन्स रिंग। न्यूटन्स रिंग का जो एप्लीकेशन था हम लोग देखे थे, उसके न्यूटन्स रिंग से हम लोग वेवलेंथ ऑफ अननोन लाइट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड, ये सब निकाल सकते हैं। यहाँ पर भी वेवलेंथ ऑफ अननोन लाइट, या तो मोनोक्रोमेटिक लाइट अगर नहीं है, कोई लाइट में दो वेवलेंथ है, उसका वेवलेंथ डिफरेंस कितना होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड कितना, ये सारा चीज इससे भी हम लोग निकाल सकते हैं और इसके माध्यम से एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखते हैं कुछ इसका एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट हम लोग देखते हैं। एक सोर्स है जिसमें लाइट को पैरेलल बनाने के लिए हम लोग लेंस का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ से लाइट आएगा, दो ग्लास प्लेट 45 डिग्री के एंगल में हम लोग दो ग्लास प्लेट को रखे हैं। ग्लास प्लेट का जो साइज है, थिकनेस है, मटेरियल है, एकदम दोनों का सेम है, G1 और G2। लेकिन इस ग्लास प्लेट में ये वाला पार्ट में हल्का सा हम लोग सिल्वर कलर दिए हैं ताकि ये रे जब आएगा रेयर से डेंसर में जा रहा, थोड़ा सा बेंड होगा, बेंड होने के बाद ये जो सिल्वर सरफेस, इससे रिफ्लेक्शन भी होगा और इससे ट्रांसमिशन भी होगा। और इधर ट्रांसमिशन होने के बाद ये रे जा रहा ग्लास प्लेट G2 से पार हो रहा। फिर यहाँ पर हमारा मिरर लगा हुआ है M2 और M1 मिरर। ये डिस्टेंस को हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं। मिरर को हम लोग टेढ़ा भी कर सकते हैं, टिल्ट भी कर सकते हैं, इसको भी टिल्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये मिरर से रिफ्लेक्शन होने के बाद यहाँ आएगा, इधर से भी रिफ्लेक्शन होने के बाद यहाँ आएगा, और दोनों फाइनली आपस में ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है। जाने के बाद हम लोग ये दोनों का जो इंटरफेरेंस जब होगा, ये टेलीस्कोप से हम लोग इंटरफेरेंस हम लोग देखेंगे और इंटरफेरेंस पैटर्न, फ्रिंजेस हम लोग को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग को सर्कुलर फ्रिंज देखने को मिलेगा, लेकिन ये मिरर का एडजस्टमेंट अगर हम लोग करेंगे तो फ्रिंज हमारा जो सर्कुलर है, फ्रिंज का साइज, सर्कल का साइज बढ़ेगा और स्ट्रेट फ्रिंजेस हम लोग को देखने को मिल सकता है। तो एक सवाल आ सकता है, ये जो ग्लास प्लेट G2 इसको हम लोग क्यों दिए हैं, ये इसका काम क्या है? इसको कंपेंसेटिंग प्लेट हम लोग बोलते हैं। कंपेंसेटिंग प्लेट मीन्स भरपाई करने के लिए। क्यों इस प्लेट को दिया गया? नहीं देने से क्या होता, देखिए हम लोग पाथ डिफरेंस निकालना चाह रहे हैं किसके बीच में, ए से ही स्टार्ट हो रहा है, एस को छोड़ दीजिए, ए से रे स्टार्ट हो रहा है, ए से जा रहा M2 के तरफ और ए से जा रहा है M1 के तरफ। जो रे M1 के तरफ ए से जा रहा उसको ग्लास में एक बार जाना भी पड़ रहा है, ग्लास में आना भी पड़ रहा। ये प्लेट को अगर हम नहीं रखते, जो ए से जो रे M2 के तरफ जा रहा वो उसको एयर में जाना पड़ रहा, एयर में आना पड़ रहा। लेकिन जो रे ए से M1 के तरफ जा रहा उसको एयर और ग्लास का मिक्सिंग में आना पड़ रहा। तो इसका मतलब ऑप्टिकल पाथ दोनों का सेम नहीं। ऑप्टिकल पाथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको ग्लास और एयर में जाना पड़ रहा है, इसको भी ग्लास और एयर में जाना पड़ेगा, ताकि दो रे को अगर हम लोग इंटरफेयर करना चाह रहे हैं तो दोनों के बीच का इंटरफेरेंस जो पैटर्न बनेगा वो डिपेंड करेगा पाथ का डिफरेंस के ऊपर। तो ऑप्टिकल पाथ, ये ग्लास प्लेट को अगर हम नहीं देते और ये दोनों डिस्टेंस ए से M2 और ए से M1 का डिस्टेंस अगर सेम भी होता, तो सेम होने से भी ऑप्टिकल पाथ दोनों का सेम नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये रे जो जा रहा ए से M1 की तरफ जा रहा उसको जाना पड़ रहा है ग्लास से, कांच से। जाने का टाइम भी एक बार जाना पड़ रहा, आने का टाइम भी आना पड़ रहा। और ये ग्लास प्लेट G2 अगर नहीं होता, इसको एयर में जाना पड़ रहा है।
इसका मतलब डिस्टेंस सेम होने से भी ऑप्टिकल जो डिस्टेंस है वो सेम नहीं होगा। इसीलिए ऑप्टिकल डिस्टेंस को बराबर करने के लिए ये जितना मोटा है उतना ही मोटा का एक ग्लास प्लेट देंगे, ताकि ये जब जाएगा एक बार उससे पार होगा, फिर आने के दौरान भी उससे पास होगा। तो वही मटेरियल वही मोटापा का ग्लास प्लेट हम लोग को देना पड़ेगा, ताकि ऑप्टिकल पाथ दोनों का सेम हो सके। जरूरी नहीं है ये डिस्टेंस दोनों हम लोग बराबर रखेंगे, ये डिस्टेंस को हम लोग कम बेसी कर सकते हैं, लेकिन ये डिस्टेंस अगर बराबर है तो पाथ का डिफरेंस जीरो होगा। अगर ये ग्लास प्लेट को नहीं देंगे तब पाथ का डिफरेंस जीरो नहीं होगा। तो ऑप्टिकल पाथ को सेम करने के लिए हम लोग इस ग्लास प्लेट G2 को दिए ऑप्टिकल पाथ को भरपाई करने के लिए, इसलिए इसका नाम है कंपेंसेटिंग प्लेट G2। अब हम लोग देखते हैं वर्किंग को। तो एक्चुअली बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसको थोड़ा सा कल्पना करना पड़ेगा। जैसे आप लोग इमेजिन कीजिए, आप जब मिरर में आप अपने आप को देखते हो तो आपका जो इमेज बनता, आप अगर यहाँ खड़े हो, मिरर अगर यहाँ है तो इमेज बनता मिरर के पीछे। तो इसी ढंग से आप लोग इसको देखिए, हम लोग देख रहे हैं यहाँ से, आँख टेलीस्कोप में लगाओ, यहाँ से हम लोग देख रहे हैं। हम लोगों को जो लाइट जो नजर आ रहा, लाइट तो इधर से आता हुआ नजर आएगा, हम लोग को तो स्ट्रेट ही नजर आएगा, लेकिन एक लाइट आ रहा M2 से, एक लाइट आ रहा S से, एक लाइट आ रहा M1 से। तो इसको कल्पना कीजिए, इमेजिन कीजिए, हम लोग को क्या लगेगा, क्या दिखेगा। ये जो M2 और M1 का डिस्टेंस अगर सेम नहीं है, M2 अगर कम है, M1 अगर ज्यादा है, तो हम लोग को क्या महसूस होगा। ये जो मिरर M2 है, ये मिरर यहाँ पर है, मिरर M2 से जो लाइट आ रहा वो तो इधर से आ रहा है, लेकिन हम तो देख रहे हैं स्ट्रेट, मेरे को तो यहाँ से स्ट्रेट दिख रहा है, तो हमको दिखेगा M2 लाइट यहाँ से आ रहा है। तो यहाँ पर M1 का M1 रहेगा, लेकिन M2 का जो अलग पोजीशन है M2 डैश वो होगा यहाँ पर। अगर ये डिस्टेंस समान अगर नहीं है तो M2 डैश हमको दिखेगा यहाँ पर, और M1 हमको दिख रहा है यहाँ पर। M2 अगर इस पार में है, ये अगर इधर दिखेगा तो सोर्स उसका उल्टा पार में वो दिखना चाहिए नीचे। तो ये जो सोर्स, इसका एक वर्चुअल इमेज हम लोग को दिखना चाहिए यहाँ पर। तो मेरे अनुसार सोर्स पीछे है, ये है आईना, ये है मिरर, यहाँ से रिफ्लेक्शन आ रहा। तो ये जो सोर्स, ये है सोर्स, हमको जो दिखेगा आंख के पीछे, ये है आंख के पीछे हमको दिखेगा सोर्स। तो हमको दिखेगा सोर्स यहाँ नहीं है, सोर्स पोजीशन शिफ्ट कर ये एस डैश यहाँ पर। इसको अच्छी तरह से समझिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। तो हमको दिखेगा सोर्स यहाँ पर है और सोर्स यहाँ से लाइट जा रहा है। तो यहाँ पर M2 एक मिरर है, सॉरी M2 डैश एक मिरर है, M1 एक मिरर है। M2 डैश मिरर से जब लाइट जाएगा तो इसका एक इमेज प्रतिबिंब बनेगा। अगर हम यहाँ खड़े हैं, यहाँ अगर मिरर है तो प्रतिबिंब बनता है पीछे। तो यहाँ अगर सोर्स S डैश है, ये अगर मिरर M2 डैश है, तो मिरर M2 डैश में सोर्स S का या S डैश का जो इमेज बनेगा वो बनेगा यहाँ पर, और मिरर M1 में जो इसका जो इमेज बनेगा वो इससे भी और थोड़ा ऊपर बनेगा वहां पर। तो इसी को हम इसी चीज को थोड़ा सा हम घुमा दिए, मीन्स इसको अगर ऐसे अगर कर देते हम ऐसे तो अच्छा होता। मीन्स ये जो फिगर हम बनाए, इस फिगर को आप थोड़ा 90 डिग्री घुमा दीजिए। तो ये सोर्स हमको दिखेगा यहाँ पर, मीन्स ये एस डैश हो गया, एस डैश के बाद आंख है, आंख के बाद क्या है, ये M2 डैश मिरर यहाँ आ गया, फिर तो मिरर M1 है। इसी का प्रतिबिंब, इस एस डैश का प्रतिबिंब M2 डैश से दिखेगा यहाँ पर, और M1 से दिखेगा यहाँ पर। M2 डैश से जो प्रतिबिंब बना इसका उसका S2 नाम दिए, इससे जो बना उसका S1 नाम दिए। ये फिगर को अगर आप किताब मैंने कॉपी में इधर घुमा कर भी लिख सकते हैं, तब आपको मैंने ये रिफ्लेक्शन के बाद किस ढंग का चीज आपको दिखेगा वो पता चल जाएगा। तो फिर से आप लोग इसको समझिए, मजेदार चीज है। ये जो सोर्स है, इस सोर्स को आंख अगर मेरा यहाँ पर रखा है, हम लोग को लाइट इधर से हम लोग को तो दिखेगा ना, टेलीस्कोप के अंदर से जब हम देख रहे हैं, ये वाला लाइट हमको लगेगा यहाँ से आ रहा, ये लाइट, ये मिरर हमको, ये मिरर से जो लाइट जा रहा है, इस यहाँ पर भी तो एक मिरर है, इसका रिफ्लेक्शन करके यहाँ पर, इस मिरर को रिफ्लेक्शन करके यहाँ पर लाएगा। तो ये जो सोर्स यहाँ पर है, तो ये जो रिफ्लेक्शन वाला मिरर में M2 डैश रिफ्लेक्शन, इससे जब रिफ्लेक्शन होगा उसका नाम हम लोग, इससे रिफ्लेक्शन, इससे जो लाइट आ रहा रिफ्लेक्ट करेगा, यही वाला मिरर इसका रिफ्लेक्शन में M2 डैश यहाँ पर दिखेगा। रिफ्लेक्शन वाला मिरर से भी रिफ्लेक्शन होगा जो कि हम लोग को मिलेगा S2, और ये वाला मिरर से जो दिखेगा वो होगा हमारा S1। तो यही वाला चीज को हम लोग ऐसा करके बना सकते, जहां पर आंख है वहीं पर टेलीस्कोप, ये सोर्स उसका पीछे है,
मिरर M2 डैश यहाँ दिखेगा, मिरर M1 यहाँ दिखेगा, और इसी सोर्स का जो इस मिरर से इमेज यहाँ दिखेगा, इस मिरर से इमेज यहाँ दिखेगा। तो अगर हम लोग देखेंगे पाथ का जो अंतर है, पाथ का अंतर कहाँ से हम लोग को दिखेगा, ग्लास प्लेट से हम लोग को दिखेगा। मान लीजिए यहाँ पर ग्लास प्लेट है, ग्लास प्लेट से जा रहा एक रे जा रहा मीन्स एक रे जा रहा P2 तक और एक जा रहा P1 तक। तो अब P2 और P1 के बीच में पाथ का डिफरेंस कितना है। मान लिया जाए अगर M2 डैश और M1 डैश के M2 डैश और M1 के बीच में अगर दूरी D है, तो ये इलों के इमेज के बीच का दूरी आप लोग जानते हैं, अगर मिरर के बीच का दूरी अगर D है, हम अगर यहाँ पर खड़े हैं मिरर से D दूरी पर, तो मेरा इमेज और D दूरी पर वहां पर दिखेगा, मीन्स मैं और मेरा इमेज के बीच का दूरी होगा 2D। तो ये अगर D दूरी पर है तो इलों का जो इमेज बनेगा वो 2D दूरी पर होगा। तो ये दूरी अगर 2D है तो दोनों के बीच का जो पाथ डिफरेंस होगा वो कितना होगा, ये अगर थीटा है तो दोनों के बीच का जो पाथ डिफरेंस होगा वो कितना होना चाहिए, 2D cos थीटा होना चाहिए ट्राइंगल के हिसाब से। तो 2D cos थीटा अगर पाथ डिफरेंस हो गया, लेकिन और एक चीज है, चूंकि एक ठो रे जो M1 से आ रहा ए पर और एक ठो रे जो M2 से आ रहा ए से रिफ्लेक्शन हो रहा, मीन्स ये रे डेंसर मीडियम का सरफेस से रिफ्लेक्शन होके आ रहा और ये तो डेंसर मीडियम का सरफेस से रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा, डेंसर मीडियम में ट्रांसमिशन हो रहा। तो हम लोग पहले भी देखे थे, इसके बारे में बार बार हम लोग बात किए थे। जब भी कोई रे डेंसर मीडियम का सरफेस से रिफ्लेक्शन होगा तब एडिशनल एक पाथ डिफरेंस λ/2 होगा। ऐसे यहां से देखने से पाथ डिफरेंस होना चाहिए 2D cos थीटा, लेकिन रिफ्लेक्शन के चलते एडिशनल पाथ डिफरेंस होगा λ/2। हम लोग बार बार पढ़े हैं थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस में, ब्राइट फ्रिंजेस के लिए पाथ का डिफरेंस होना चाहिए n λ, ब्राइट फ्रिंजेस के लिए ये है पाथ का डिफरेंस, दिस इक्वल टू n λ। तो 2D cos थीटा इक्वल टू ये अगर इधर जाएगा तो 2n - 1 λ/2। फिर हम लोग क्या देखे थे, डार्क फ्रिंजेस के लिए पाथ डिफरेंस, दिस इज आवर पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस होना चाहिए कितना, 2n + 1 λ/2। ये जब इधर जाएगा तो n λ हो जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं ब्राइट फ्रिंज का ये कंडीशन है, डार्क फ्रिंज का हमारा ये कंडीशन। सेंट्रल फ्रिंज क्या बनेगा, जैसे हम लोग न्यूटन्स रिंग में भी रिफ्लेक्टेड सिस्टम में हम लोग देखे थे, रिफ्लेक्टेड सिस्टम में सेंट्रल फ्रिंज डार्क बन रहा था। तो यहाँ पर भी हमारा जो सेंट्रल फ्रिंज है हमारा, क्योंकि रिफ्लेक्शन के बाद ही आ रहा है, रिफ्लेक्टेड सिस्टम में जो सेंट्रल फ्रिंज होगा हमारा वो भी डार्क बनेगा। तो नेक्स्ट जो क्लास में या वीडियो में हम लोग जब बात करेंगे, ये सब फॉर्मूला हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट होगा। और माइकलसन इंटरफेरोमीटर को आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा, इसको, इसका फिगर को, इसका जो कंस्ट्रक्शन इसको याद कीजिए, कहाँ पर M1 मिरर है, कहाँ पर M2 मिरर है, ताकि हम लोग एप्लीकेशन पे हम लोग जा पाए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही।